फिक्र की शुरुआत में आज चलते हैं दिल्ली से 1000 किलोमीटर दूर रांची, जहां 17 दिन से जारी छात्र आंदोलन आज उग्र हो गया। रांची की सड़कों पर पुलिस और छात्र आमने सामने आ गए। प्रदर्शन की तपिश विधानसभा तक महसूस की गई। जिस रास्ते से सीएम सदन तक जाते हैं वहां सैकड़ों छात्र नजर आए। रांची में दिन भर बवाल होता रहा। प्रदर्शनकारियों पर कभी पानी की बौछार हुई तो कभी उन्हें लाठीचार्ज का सामना करना पड़ा। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। इन सब के बावजूद छात्रों का हौसला टूटा नहीं, वो डटे रहे। रांची में आज छात्रों का विधानसभा मार्च था। तय समय पर वो सड़कों पर उतर गए। पुलिस ने उनको रोकने के लिए कटीले तार, बैरिकेड की दीवार खड़ी की, लेकिन आंदोलनकारियों की हिम्मत के आगे दीवार काम नहीं आई। वो आगे बढ़ते रहे और बढ़ते ही रहे। 7वें और आखिरी बैरिकेड तक पहुंच गए। इसके बाद पुलिस का एक्शन शुरू हो गया। छात्रों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ। ड्रोन कैमरों से निगरानी हो रही थी, लेकिन हजारों की संख्या में निकले छात्रों के लिए ये कैमरे और बैरिकेड कमजोर साबित हुए। प्रदर्शनकारी छात्र कटीले तार की बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। जिनको जहां जगह मिली उन्होंने वहीं धरना शुरू कर दिया। मार्च के लिए निकले छात्र बड़ी संख्या में विधानसभा तक पहुंच गए। अलग अलग रास्तों से छात्र विधानसभा परिसर तक पहुंचे। झारखंड विधानसभा के 750 मीटर के दायरे में दंगे, फसाद और भीड़ रोकने वाली धारा 163 लगाई गई। 1500 से ज्यादा जवान सुरक्षा में तैनात थे। ऐसे में छात्र आगे बढ़े तो उनको खदेड़ने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस का इस्तेमाल भी हुआ और इस पर गुस्साए छात्रों ने बोतल और चप्पलें फेंकी। 9 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे देवेंद्र नाथ महतो एम्बुलेंस से विधानसभा मार्च के लिए पहुंचे। वो पहले एम्बुलेंस और बाद में स्ट्रेचर पर दिखे और इसी तरह वो आंदोलन में हिस्सा ले रहे थे। छात्रों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने बगैर किसी कारण लाठियां चलाई, जिससे अफरा तफरी मच गई। उधर पुलिस का कहना है कि छात्रों ने पत्थरबाजी की, जिससे माहौल खराब हुआ। ये देखिए असुर गैस। आंदोलन कर रहे छात्र आज विधानसभा का मार्च निकाल रहे हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में छात्र अब विधानसभा घेराव करने के लिए कूच कर चुके हैं। ये आंदोलन में कि जैसे सीजीएल को रद्द किया जाए, जितना हम लोग मांग रखे हैं उसको पूरा किया जाए। जब तक सीबीआई जांच नहीं होगा तब तक हम लोग पीछे हटने वाले भी नहीं है। पीएससी रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, पीएससी रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। ये देखिए वाटर कैनन का प्रयोग भी किया जा रहा है और दूसरी तरफ देखिए रास्ता बंद करने के लिए जो है यहाँ पे लोहे की कटीली तारें लगाई गई हैं। चारों तरफ जहाँ भी आप देखेंगे वहाँ पे आपको छात्रों का हुजूम नजर आएगा। युवा जाग चुका है, अब हमको इंसाफ चाहिए। इसलिए हम ये बोलना चाहते हैं ना, नौकरी चाहिए। रांची में चल रहे आंदोलन का आज जो यहाँ पे घेराव किया जा रहा है विधानसभा का, वो अपने आप में बहुत बड़े स्तर पे किया गया है। मेरे पीछे आप देखें कि हजारों की संख्या में छात्र विधानसभा का घेराव करने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। उनके पास छात्र जो आंदोलनरत हैं उनके ऊपर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज की गई है। छात्र लगातार पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा आने के प्रयास में थे, वो उस प्रयास में सफल हो चुके हैं। हम लोग जो स्टूडेंट है एकता है और अगर हम लोग को जरूरत पड़ा तो विधानसभा के अंदर भी घुस सकते हैं। देखा आपने किस तरीके से वहां धरना प्रदर्शन हुआ आज, और रांची में विधानसभा मार्च से कुछ रोचक और दिलचस्प तस्वीरें भी आईं। आंदोलन के समर्थन में आया एक शख्स पुष्पा वाले लुक में नजर आया। वो विधानसभा मार्च में भी शामिल था। तो एक प्रदर्शनकारी स्पाइडरमैन की वेशभूषा में पहुंचा। रांची से आए ये अलग अलग वीडियोज वायरल हैं। एक तरफ आंदोलन चल रहा है तो दूसरी तरफ कुछ सरकारी एक्शन भी हुए। जेपीएससी यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के पूर्व अध्यक्ष एल खियांगते को सीआईडी ने उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। परीक्षा घोटाले की जांच कर रही सीआईडी उनसे पहले ही 4 बार पूछताछ कर चुकी है। खियांगते पर जेपीएससी अध्यक्ष रहते हुए ब्लैकलिस्टेड एजेंसी टीडीपीएल को परीक्षा का काम देने के बदले रिश्वत का आरोप है। आपको प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों के बारे में भी बताते हैं। छात्र जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा घोटाले की सीबीआई जांच पर अड़े हुए हैं। वो जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार चाहते हैं। परीक्षा और परिणाम प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता की भी डिमांड है। कथित गड़बड़ियों के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग है। भर्ती परीक्षाओं को समय समय पर आयोजित करने और रिजल्ट के साथ नियुक्ति प्रक्रिया में देरी रोकने की व्यवस्था भी चाही जा रही है। सरकार से छात्रों की कई दौर की वार्ता हो चुकी है। उनकी कुछ मांगें मानी भी जा चुकी हैं, जबकि कई मुद्दों पर अभी बात नहीं बनी।
आज के विधानसभा मार्च के बाद छात्रों ने साफ कर दिया है कि सरकार से अब कोई बातचीत नहीं होगी। सरकार को उनकी मांगें माननी ही पड़ेंगी। इस मामले में राज्य सीआईडी के अलावा केंद्र की एजेंसी ईडी भी एक हफ्ते पहले केस दर्ज कर चुकी है। आज दिन भर चले आंदोलन के बाद शाम को छात्र झारखंड विधानसभा तक पहुंच गए। आंदोलनकारी विधानसभा परिसर के बाहर डटे हुए थे। इस दौरान पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी। विधानसभा के गेट नंबर 1 के बाहर बलपूर्वक छात्रों को पुलिस ने खदेड़ना शुरू किया। गेट नंबर 1 के बाहर बैठे छात्रों को बलपूर्वक पुलिस ने हटाया। इस दौरान वहां काफी देर तक हंगामा होता रहा। रांची से एक अपडेट यह भी है कि छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। आज धरना प्रदर्शन में वो भी शामिल हुए थे। सरकार की जिस तरह सही है ना, वो ज्यादा दिन नहीं चलेगी। हम एक ही स्टेटमेंट कहेंगे, सरकार हमारी मुद्दा पर गंभीर नहीं है। सरकार की मंशा बिल्कुल हमारे साथ नहीं है। हम लोगों को लाठियों से यहाँ से खदेड़ने का काम कर रही है। अब ये आंदोलन छात्र आंदोलन से जन आंदोलन की ओर कुछ कर चुका है। यहाँ पे इतनी सारी महिलाएं, हम लोग लड़कियां थी, फिर भी कोई महिला पुलिस कभी यहाँ पे नहीं थी। बावजूद इसके हम लोग को भगाया गया है, लाठी उठाया गया हम लोगों पे। जब भगदड़ हुआ हम पुलिस के बीच में ही थे, पर उसके बाद भी पुलिस जबरदस्ती भगाने के चक्कर में मेरे को इतना हाइपर की कि मेरा पैर मुझका और मेरे पैर में देखिए यहाँ पे स्पेन आया हुआ। हेमंत सोरेन का बर्थडे है तो अपना बर्थडे पार्टी में वो व्यस्त है। हम लोग यहाँ पे छोड़ दिए हैं, बारिश से भीग रहे हैं, कभी सूख रहे हैं और ऊपर से लाठीचार्ज भी हो ही गया। और इससे बढ़िया गिफ्ट और क्या हो सकता है। एक तरफ छात्र सड़क पर हैं तो दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी बीजेपी ने सोरेन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी सीएम हेमंत सोरेन के घर के बाहर धरने पर बैठ गए। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू समेत बीजेपी के कई विधायक थे। परीक्षा के मुद्दे पर वो उनका इस्तीफा मांग रहे थे। बाद में पुलिस ने बीजेपी नेताओं को हिरासत में ले लिया। कुल मिलाकर देखें तो सीएम हेमंत सोरेन पर अब दबाव बढ़ता जा रहा है। आज उनका जन्मदिन भी है, जिस पर उन्हें आंदोलन वाला गिफ्ट मिला। देखिए, राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए कि झारखंड उनके कान में सुनाई नहीं देता, पंजाब उनके कान में सुनाई नहीं देता, कर्नाटक नहीं सुनाई देता। देखिए, राहुल गांधी जी ने उन प्रदर्शनकारी छात्रों से बात की। हमारा डेलीगेशन जाकर के उनसे मिला। मुख्यमंत्री खुद मिल रहे हैं। यहाँ तो प्रधानमंत्री पैलेट गन चलवा रहे थे, यहाँ तो गृह मंत्री आंसू गैस के गोले चलवा रहे थे, लाठियां चलवा रहे थे, भूखे सो रहे थे बच्चे। प्रधानमंत्री का आवास घेरना पड़ा राहुल गांधी जी को। पूरा देश देख रहा है, सारे टेलीविजन पे आ रहा है जिस तरह से कटीले तार हैं। वो छात्रों के साथ व्यवहार है कि वो किन के साथ, जो अपने भविष्य को लेकर के न्याय मांग रहे हैं, परीक्षाओं में, नौकरियों में पवित्रता, शुचिता की मांग कर रहे हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है जैसे वो आतंकवादी हो। ये राहुल गांधी को नहीं दिखाई देता। उनके ऊपर पानियों का बौछार हुआ, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, और ये सारी चीज़ें ये दिखाती हैं कि कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी, उसको डेमोक्रेसी से कोई मतलब नहीं है, उसको छात्रों से कोई मतलब नहीं है, और उसको केवल चोरी चकारी करना है और छात्रों के भविष्य को बर्बाद करना है। राष्ट्रीय जनता दल के मंत्री से लेके एमएलए तक अपना सपोर्ट दे चुके हैं। मुख्यमंत्री का भी मैंने सुना, वो भी स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उनकी जो मांगे हैं उनसे बात चल रही है, उसको मानी जाएगी। तो मतलब कहाँ भाग रही है सरकार? हम तो सपोर्ट ही कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार में कांग्रेस भी सहयोगी है, लिहाजा रांची में आंदोलन पर कांग्रेस से भी सवाल हो रहे हैं। राहुल गांधी ने इसे लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा। झारखंड में विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ बल के इस्तेमाल को उन्होंने गलत बताया। सरकार से समस्या का समाधान निकालने की बात कही। पिछले हफ्ते राहुल ने आंदोलनकारी छात्रों से फोन पर बात भी की थी। झारखंड के छात्रों के लिए मेरा मैसेज क्लियर है। वी कंडेम एनी वायलेंस अगेंस्ट पीसफुली प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स। Does not matter where it is happening, we condemn it, we are against it. Peaceful जब तक प्रोटेस्ट हो रहा है, कब उस प्रोटेस्ट को हिंसा से अटैक करना, उसके खिलाफ है। राहुल गांधी को झारखंड रांची के छात्रों की गूंज सुनाई नहीं पड़ रही है। जो जाके दहाड़ते और चिंगाड़ते थे कोटा से लेके और प्रयागराज तक, वो रांची पे मिमियाते हुए भी नजर नहीं आ रहे। यह दर्शाता है कि उनका उद्देश्य छात्र हितों की बात करना नहीं, अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति करना है। और अगर इस सब को फिक्र के लेंस से आप देखें तो बार बार होने वाले पेपर लीक और उसके विरोध में सड़कों पर उतरते छात्र देश की शिक्षा व्यवस्था की एक गहरी संस्थागत बीमारी और नीतिगत विफलता को उजागर करते हैं।
ये केवल एक प्रशासनिक चूक नहीं है, बल्कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, जिसके चलते उनके अंदर असंतोष है और व्यवस्था के प्रति विश्वास टूट रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर झारखंड के रांची तक छात्रों का यह असंतोष बगैर हिंसक हुए जवाबदेही तय कराने का एक लोकतांत्रिक दबाव का तरीका बन चुका है। संकेत साफ है कि जब तक सिस्टम में सुधार नहीं होगा तब तक व्यवस्था से लड़ाई जारी रहेगी। अहम खबर आ रही है, वो आपको बता दें। चमोली में बादल फटने से एक पुल बह गया है। बादल फटने से ये पुल जब बहा तो आपको लगेगा कि ये ताश के पत्तों का बना हुआ था। तमक नाले में उफान आया और उससे ये पुल कैसे बहा आप देखिए। सैलाब में बीआरओ का एक कर्मचारी भी लापता बताया जा रहा है। जेसीबी और ट्रक भी सैलाब में बह गए हैं। स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स और नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स मौके के लिए रवाना हो गए हैं। पुल बहने से कई गांवों का संपर्क यहां से टूट चुका है। ये देखिए इस जगह की ये भीषण तबाही वाली तस्वीरें। ये देखिए पुल कैसे बहता चला जा रहा है। तमक नाले के ऊपर ये पुल बना हुआ था और यहां पर जब ये रेस्क्यू के काम के लिए मशीनरी पहुंची, लोग पहुंचे, तो इनमें बताया जा रहा है कि ये मशीन भी वहां बह गई है राहत का काम चलाते हुए। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का एक कर्मचारी भी लापता बताया जा रहा है। हालांकि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें यहां पर पहुंच चुकी हैं। देखिए, मलारी वाली रोड पे जो तमक नाला है, उसके पास में जो ब्रिज है उसके बहने की सूचना है अतिवृष्टि के कारण, और जो नाला बढ़ के उफान से आया है। साथ में क्योंकि मेरी जो ब्रीफ के ओसी है उनसे बात की है, तो उनका ये कहना है कि उनका जो एक स्टाफ है उसके भी बहने की सूचना है। बाकी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को हमने मौके पे रवाना कर दिया है और साथ में हमारी प्रशासनिक टीम भी वहाँ पे पहुँच रही है। तो उसका अभी पूरा अपडेट ले रहे हैं कि कितनी संपत्ति का नुकसान हुआ है और कहीं और कैजुअलिटी तो कुछ हुई नहीं है। अभी तक एक ही आदमी के बहने की हमारे पास सूचना है। और अब आपको रांची से लेकर चलते हैं देश की संसद में, जहां से एक बड़ी खबर ये आई कि विपक्ष की लगातार उठाई जा रही मांग पर गृहमंत्री अमित शाह लोकसभा में छात्रों के मुद्दे पर बयान देंगे। वो 20 जुलाई को दिल्ली में छात्रों पर लिए गए एक्शन के बारे में सरकार का पक्ष रखेंगे। इस संबंध में लोकसभा में चर्चा कराने का प्रस्ताव रखा गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन में कहा कि गृहमंत्री इस बहस का जवाब देंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला गृहमंत्री के जवाब का समय तय करेंगे। ये सुनकर आपको पहली बार में यही लग रहा होगा कि अब लगता है मानसून सत्र बाकी बचे 3 दिनों में ठीक तरह से चल पाएगा, लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा? क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष में टकराव समाप्त हो जाएगा? ये जानने से पहले संसद में आज दिन भर की हलचल को समझ लीजिए। हर दिन की तरह आज भी दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा जारी रहा। संसद के अंदर और बाहर यानी परिसर में विरोध प्रदर्शन किया जाता रहा, नारेबाजी होती रही। विपक्षी सांसदों की तरफ से लगातार अवरोध के बीच ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक 2026 को बिना किसी बहस के लोकसभा से पारित कर दिया गया और सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। फिर दोपहर बाद यह भी पता चला कि गृहमंत्री लोकसभा स्पीकर से मिलने उनके दफ्तर पहुंचे हैं। वहां क्या बात हुई ये बात सामने नहीं आई, लेकिन इसके ठीक पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की एक बैठक हुई। इसमें स्पीकर ने विपक्षी दलों से सदन में बने गतिरोध को तोड़ने और मिलकर रास्ता निकालने की अपील की, लेकिन विपक्ष छात्रों पर लाठीचार्ज और राम मंदिर चंदा चोरी पर चर्चा की मांग को लेकर अड़ा रहा। नतीजा यह हुआ कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की यह बैठक बगैर किसी सहमति के समाप्त करनी पड़ी। विपक्ष छात्रों के मुद्दों के अलावा चढ़ावा चोरी पर भी गृहमंत्री के बयान की मांग कर रहा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार ये प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, जिस पर किरेन रिजिजू ने चुटकी ली। कहा कि सरकार छात्रों के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन लगता है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सहमति नहीं बन पा रही। उन्होंने ये भी कहा कि जब गृहमंत्री बोलेंगे तो फिर विपक्ष को हंगामा नहीं करना है, सदन से वॉकआउट नहीं करना है, शांति से बात सुननी होगी। सरकार भी किसी तरह की चर्चा से पीछे नहीं हटेगी। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी पहले दिन से ये मांग कर रहे थे, सरकार पूरा छात्र का मामले को लेकर के चर्चा के लिए तैयार है। गृह मंत्री जी का जवाब के समय डरना नहीं है, भागना नहीं है। 2 दिन बचे हैं, अभी भी सरकार के पास समय है कि दोनों विषय पे चर्चा कर लें। ये सामान्य बात नहीं है कि प्रभु श्री राम जी के चढ़ावे की चोरी हो जाए। जो चंदा दिया, चढ़ावा दिया, दक्षिणा दी, उसमें सरकार या बीजेपी के लोग मिले हुए थे। हमारी 3 मांगे थी और स्पष्ट तौर पे थी। गृह मंत्री को सदन में आके छात्रों पर हुई हिंसा का जवाब देना है, चंदा चोरी पर चर्चा होनी चाहिए और उस पर भी जवाब देना चाहिए,
और प्रधानमंत्री को आकर माफी मांगनी चाहिए। छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार पूरी तरह फुल फ्लेज डिस्कशन के लिए तैयार है, तो हमने अपना ऑफर दे दिया है। अब कांग्रेस और समाजवादी अपोजिशन पार्टी में कुछ मतभेद है। इस तरह की भ्रम नहीं फैलाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा भ्रम फैलाने का काम करती है और एक अलग तरह की तस्वीर दिखाने का कार्य करती है। पूरे विपक्ष की ये मांग है कि होम मिनिस्टर आए और अपना बयान दें। क्या वो अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट के घोटाले में क्या चर्चा में क्या वो भाग लेंगे, इसमें भी कोई स्पष्टीकरण सरकार के तरफ से अब तक हमें विपक्ष को नहीं मिला है। गृहमंत्री के बयान देने वाले मामले पर नेता विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें वो दो मांगों पर अड़े हुए दिखाई दिए। पहला तो ये कि छात्रों पर पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया, और दूसरा विपक्ष को गृहमंत्री का सीधा जवाब चाहिए। किरेन रिजिजू ने इस पर भी जवाब दिया। कहा, गृहमंत्री घटनाओं का जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन अब राहुल गांधी भाग रहे हैं। आरोप लगाकर भाग जाना ये लोकतंत्र में सही नहीं। जब सरकार तैयार है, गृह मंत्री जी हमारी पहली डिमांड थी कि होम मिनिस्टर आए और देश को क्लियरली बता दें, या उन्होंने ऑर्डर दिया और वो कल्पेबल हैं और उन्होंने हमारे बच्चों पर गोली चलाई, युवाओं पर गोली चलाई, या उनको मालूम ही नहीं था और किसी और ने ऑर्डर दे दिया और फिर वो इनकॉम्पिटेंट है। और हमारा कहना था कि इस पर उनको स्टेटमेंट देनी चाहिए और हम उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। सेकंड पॉइंट, जो हमारे स्टूडेंट्स पे दिल्ली में गोली चलाई गई, मारा गया, उसके लिए प्रधानमंत्री को अपोलोजाइज करना है। और तीसरी डिमांड, जो प्रधानमंत्री ने राम मंदिर ट्रस्ट पे अपने लोग बैठाए थे, जिन्होंने करोड़ों रुपए चोरी किए हैं सबके सामने, उस पर चर्चा हो। ये हमारे 3 डिस्कशंस थे। अब जब सरकार तैयार है, गृह मंत्री जी डिटेल पूरे घटनाओं का बहुत डिटेल में जवाब देने के तैयार है, फिर राहुल गांधी जी भाग रहे हैं। मैंने इसलिए सदन में कहा कि भागना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि आप आरोप लगा करके फिर भाग जाते हो, ये लोकतंत्र में सही नहीं है। हम मत फैलाइए, कोई गोली नहीं चली है जंतर मंतर में और कोई गोली का ऑर्डर नहीं दिया गया है जंतर मंतर में। अब आप समझ सकते हैं कि पक्ष विपक्ष में टकराव इस बात पर भी खत्म होता नहीं दिख रहा है कि गृहमंत्री सरकार का पक्ष रखने के लिए सदन में तैयार है। सरकार के सामने संकट क्या है, यह भी समझिए। असल में सरकार इसी सत्र में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन FCRA एक्ट को पारित कराना चाहती है। इस बिल को लेकर ईसाई संगठनों की चिंताओं और भ्रांतियों को दूर करने के लिए गृहमंत्री अमित शाह ने पिछले हफ्ते उनके प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की थी। सूत्रों के मुताबिक मानसून सत्र के बाकी बचे 3 दिनों में FCRA के अलावा परिसीमन बिल लाने का विकल्प भी खुला है। लिहाजा सरकार इस मुद्दे पर कांग्रेस और DMK जैसे दलों के साथ गिव एंड टेक का विकल्प भी देख रही है। DMK FCRA बिल का विरोध कर रही है और कांग्रेस भी है। ऐसे में सरकार FCRA बिल पर कदम पीछे खींचकर परिसीमन बिल पर DMK का समर्थन लेने का रास्ता खोल सकती है। विपक्ष की नाराजगी कम करने के लिए FCRA बिल को संयुक्त समिति को भेजा जा सकता है। कांग्रेस नेता KC वेणुगोपाल के मुताबिक लोकसभा स्पीकर ने खुद इस बात पर हामी भरी है, लेकिन कांग्रेस FCRA बिल को JPC को भेजने के बजाय बिल ही वापस लेने पर अड़ी हुई है। वहीं परिसीमन बिल को लेकर भी रास्ते अभी बंद नहीं हुए। ऐसा कहा जा रहा है कि इसके लिए PM मोदी खुद एक्टिव है। अब ये क्या खबर है, इसे भी डिटेल में जानना होगा। असल में आज सुप्रिया सुले के नेतृत्व में NCP शरद पवार गुट के 8 सांसदों की PM मोदी के साथ 15 मिनट की एक बैठक हुई। उनकी तरफ से PM मोदी को छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा और समाज सुधारक ज्योतिबा फुले की पहचान मानी जाने वाली फुले पगड़ी भेंट की गई। मीटिंग की शुरुआत प्रधानमंत्री की तरफ से शरद पवार का हालचाल पूछने के साथ हुई। सुप्रिया सुले से पिता पवार की तबीयत के बारे में जानने के बाद PM ने उनके लंबे राजनीतिक अनुभव और काम करने की ऊर्जा की प्रशंसा की। इसके बाद NCP शरद पवार गुट की तरफ से महाराष्ट्र में प्याज की कीमतों की समस्या के अलावा बीड़ के जल संकट समेत किसानों से जुड़े कई जरूरी मुद्दे उठाए गए। NCP शरद पवार गुट के सांसदों ने बताया कि PM से महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, अन्ना भाऊ साठे और संत तुकोजी महाराज को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार देने की मांग भी की गई।
शरद गुट के दावों के मुताबिक इस दौरान पीएम मोदी से कोई राजनीतिक बातचीत नहीं हुई, लेकिन बातचीत सामने से जैसी दिखती है, पर्दे के पीछे अक्सर वैसी नहीं होती। इसीलिए सियासी जानकार इस मुलाकात को परिसीमन बिल के लिए सरकार के समर्थन हासिल करने की कोशिशों से भी जोड़कर देख रहे हैं। और फिक्र में अब बात माफिया अतीक अहमद के बड़े बेटे उमर अहमद से जुड़े नए विवाद की। 2 दिन पहले कोर्ट के आदेश पर उमर अहमद को अपने भाई आबान के जनाजे में शामिल होने की इजाजत मिली। इस दौरान उमर अहमद को लखनऊ जेल से प्रयागराज ले जाते समय नवाबगंज टोल प्लाजा पर जमकर हंगामा हुआ। आरोप है कि काफिले में शामिल गाड़ियों ने प्रयागराज में टोल बैरियर तोड़े और टोल कर्मचारियों को धमकाने के साथ ही कुचलने का प्रयास भी किया। इस मामले में अब FIR दर्ज कर ली गई है। पहले पूरा मामला भी आपको बता देता हूं। तारीख थी 8 अगस्त, समय रात के करीब 3:50। जगह थी प्रयागराज का नवाबगंज टोल प्लाजा। आरोप है कि उमर की पुलिस वैन के पीछे 25 से 30 निजी गाड़ियों ने बैरियर तोड़ा। बिना टोल दिए तेज रफ्तार से सभी गाड़ियां निकलती चली गईं। टोल कर्मचारियों को अपशब्द कहे गए, उन्हें धमकी दी गई। आरोप है कि वाहनों से टोल कर्मियों को कुचलने की कोशिश हुई। टोल प्लाजा के असिस्टेंट मैनेजर की तहरीर पर FIR भी लिखी गई। पुलिस CCTV फुटेज और गाड़ियों के नंबरों के आधार पर जांच में अब लगी हुई है। टोल प्रबंधन की शिकायत के मुताबिक सबसे पहले एक सफेद महिंद्रा XUV और एक ब्लैक क्रेटा समेत कई गाड़ियां वहां पहुंची। आरोप है कि इसके बाद पीछे आ रही गाड़ियों ने टोल चुकाए बगैर बैरियर पार करना शुरू कर दिया। टोल प्रबंधन का दावा है कि इस दौरान सरकारी बूम बैरियर को भी नुकसान पहुंचा और टोल राजस्व की क्षति हुई। दरअसल 6 अगस्त को झांसी में अतीक के सबसे छोटे बेटे अबान की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। 8 अगस्त को उसका जनाजा उठना था और कसारी मसारी में शव को दफनाया जाना था। लखनऊ जेल में बंद अतीक अहमद के बड़े बेटे उमर को छोटे भाई अबान के जनाजे में शामिल होने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट से पैरोल मिली थी। उसे सरकारी वाहन से लखनऊ प्रयागराज लाया जा रहा था, तभी टोल प्लाजा पर यह घटना हुई। आठ अगस्त को उमर अहमद पुत्र अतीक अहमद को पुलिस अभिरक्षा में लखनऊ से प्रयागराज लाया जा रहा था। प्रयागराज में नवाबगंज टोल प्लाजा पर सरकारी वाहन के गुजरने के पश्चात कुछ 4 पहिया वाहनों द्वारा पीछे से गुजरते हुए टोल प्लाजा पर खतरनाक तरीके से वाहन चलाते हुए टोल पर काम करने वाले कर्मचारियों पर जान से मारने की नीयत से वाहन चढ़ाने का प्रयास किया गया तथा टोल प्लाजा के बूम बैरियर को नुकसान पहुंचाते हुए बिना टोल दिए हुए गाड़ी निकाल ली गई तथा वहां के कर्मचारियों के साथ गाली गलौज की गई। CCTV से चिन्हित 28 गाड़ियों के चालक के तथा अन्य अज्ञात गाड़ियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में थाना नवाबगंज में अभियोग पंजीकृत किया गया है। CCTV के आधार पर गाड़ियों को चिन्हित किया जा रहा है तथा उनके चालक की जानकारी की जा रही है। अन्य गाड़ियों के संबंध में भी पहचान की जा रही है। साक्ष्य के क्रम में विधिक कार्रवाई प्रचलित है। उक्त प्रकरण में आरोपियों को पहचान कर चिन्हित कराते हुए कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और अब आपको एक ऐसे सांसद से मिलवाते हैं जिनके विचारों में अहंकार और बदजुबानी की मात्रा पेट्रोल में एथेनॉल से भी ज्यादा है और जिस पर मध्य प्रदेश में बड़ी सियासी कलह है। सांसद का नाम है जनार्दन मिश्रा, रीवा से बीजेपी के MP। वो कल रीवा एयरपोर्ट पर एक कार्यक्रम में पहुंचे तो E20 का विरोध करने वाले लोगों के लिए बेहद आपत्तिजनक और अपमानजनक बयान दे दिया। पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का समर्थन करते हुए जनता से ही पूछ लिया, शुद्ध पेट्रोल क्या तुम्हारे बाप के यहां से आएगा? इन शब्दों को सुनने के बाद अब जनता कह रही है पेट्रोल में एथेनॉल मिलाइए या ना मिलाइए, लेकिन तर्कों में अहंकार ना मिलाइए और भाषाई मर्यादा के माइलेज पर ध्यान दीजिए। आप भी बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा का पूरा बयान सुनिए। 18,000 किलोमीटर के चक्कर लगा के तेल मिलल लाग और जब मोदी जी कहा था कि एथेनॉल मिलावा 20% तो आंदोलन हो रहा कि नहीं एथेनॉल न चली, केवल शुद्ध पेट्रोल चली। शुद्ध पेट्रोल तो बाप के यहाँ से है, शुद्ध पेट्रोल है ये नहीं देश में तो कहां से है? आज विरोध हो रहा है एथेनॉल के। 100% ब्राजील बनावत है एथेनॉल, पूरे ब्राजील के ये डीजल पेट्रोल गाड़ी एथेनॉल से चल रही है। ऑटोमोबाइल वाले कह रहे हैं कि नहीं हम इंजन हमारे पास है, कोनो दिक्कत नहीं है और एथेनॉल से गाड़ी चलावे वाली क्षमता है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान के गाड़ी एथेनॉल से चल सकती हैं, लेकिन लोग कहते नहीं एथेनॉल न बनावा। एथेनॉल न बनावा तो पेट्रोल कहां से आवे, डीजल कहां से आवे?
यहां पहली बार नहीं है जब जनार्दन मिश्रा ने अपने शब्दों से सियासत का ग्रीन सिग्नल तोड़ा। इसके लिए जरा उनके ट्रैक रिकॉर्ड पर भी एक नजर डालिए। जनार्दन मिश्रा ने वर्ष 2025 में नशे के खिलाफ पुलिस के अभियान पर कहा था, शराब सिर्फ लड़के नहीं पीते, लड़कियां भी पीती हैं, और नशा ना आईजी रोक सकते हैं, ना एसपी और ना विधायक। अगस्त 2025 में कहा, 1947 में जो मुस्लिम भारत छोड़कर नहीं गए वो यहां रहकर छाती में डंडा ठोक रहे हैं। वर्ष 2019 में एक भरी सभा में नगर निगम आयुक्त को जिंदा गाड़ने की धमकी दी थी। और अब जनार्दन मिश्रा E20 पर बाप वाला बयान लेकर आए हैं, जिस पर सियासी हंगामा मचा हुआ है। अगर उन्होंने कहा एथेनॉल मिलाना हमारी मजबूरी है, सरकार की मजबूरी, कहाँ से लाएं डीजल पेट्रोल? इन्हें मोदी ने धोखा दिया। ये तो 35 रुपये लीटर पेट्रोल देने की बात कर रहे थे। इन्होंने ये हालात कर दी कि आम नागरिक की पर गाड़ी खराब हो रही है। एथेनॉल के नाम पे लोगों को झूठ बोला गया, धोखा दिया गया। आखिर जो कहा वो किया नहीं, और जो किया वो धोखा था। तो जनार्दन मिश्रा को धन्यवाद देना चाहिए। इससे भारत के किसानों को सबसे बड़ा फायदा होता है। दूसरा, देश की जो विदेशी पूंजी है, जो विदेशी मुद्रा है, विदेशी मुद्रा कम खर्च हो उसके ऊपर, क्योंकि क्रूड ऑयल का इंपोर्ट कम होता है। अगर 20% आप एथेनॉल मिक्स करते हैं तो उतना ही आपको क्रूड ऑयल कम इंपोर्ट करना पड़ता है। तो विदेशी हाथों में खेलने का काम एक बार फिर कांग्रेस पार्टी कर रही है। बड़ी अफसोस की बात है कि गलत चीज को भी साबित करने पर लगे हुए हैं। इतनी बेशर्मी और हठधर्मी पे आमादा हो गए कि केवल अगर उनका एक निर्णय हो गया तो चाहे देश का कितना ही बड़ा नुकसान हो जाए, लेकिन जो उन्होंने कह दिया वो उसको मान लो। वैसे शुद्ध पेट्रोल वाले बयान से लगी राजनीतिक आग पर बीजेपी के सांसद जनार्दन मिश्रा की सफाई भी आ गई, वो भी आपको सुननी चाहिए। एक व्यवस्था, बनी हुई व्यवस्था से नई व्यवस्था में आने में निश्चित रूप से 1-2 साल परेशानियां होती हैं, उसे मैं इनकार नहीं कर सकता। लेकिन आज हमारे पास तेल नहीं है। 20% मुश्किल से तेल का उत्पादन हमारे देश में होता है, 80% तो हम बाहर से ही मंगाते हैं। हमने उसका विकल्प एथेनॉल के रूप में तैयार किया है मोदी सरकार ने, और एथेनॉल के माध्यम से हम एथेनॉल केवल हम बार उपयोग नहीं कर रहे हैं। ब्राज़ील तो 100% एथेनॉल का उपयोग कर रहा है, और दूसरे देश तमाम सारे, स्वयं अमेरिका एथेनॉल का उपयोग कर रहा है। तो 1-2 साल के लिए थोड़ी बहुत ये कठिनाई है अगर, तो उसको हमें बर्दाश्त करना चाहिए। सरकार भले ही ये कहे कि एथेनॉल से वाहनों के इंजन पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता, लेकिन समाज में E20 को लेकर एक भय की स्थिति है, और इसके संकेत FADA यानी फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के एक रिपोर्ट से भी मिलते हैं, जिसमें बताया गया है कि CNG, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे वैकल्पिक ईंधन वाली गाड़ियों की हिस्सेदारी जुलाई 2026 में बढ़कर लगभग 41% के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गई है, जबकि पेट्रोल वाहनों का मार्केट शेयर घटकर लगभग 42% पर आ गया है। वैकल्पिक ईंधन वाली गाड़ियों और पेट्रोल गाड़ियों के बीच का यह अंतर अब महज 1.09% ही रह गया है, जबकि एक साल पहले तक यह फासला लगभग 13% था। फिक्र में अब गुरुग्राम से आई खबर का वीडियो विश्लेषण, जिसमें एक बहुत दिलचस्प विरोधाभास है। हरियाणा के विकास का आर्थिक इंजन गुरुग्राम कुछ घंटों की बारिश में क्या से क्या हो जाता है। आए दिन आप इसके सबूत देखते हैं, जहां थोड़ी सी बारिश में सड़कें समंदर बन जाती हैं, अंडर पास अदृश्य हो जाते हैं, गाड़ियां तैरने लगती हैं और ड्रेनेज सिस्टम दम तोड़ देता है। उसी गुरुग्राम में एक पेंट हाउस में नोटों की बारिश हुई। देश की नामी रियल एस्टेट कंपनी ने अपने एक सुपर लग्जरी प्रोजेक्ट में एक पेंट हाउस बेचा है, जिसकी कीमत है 271 करोड़ रुपए। यह डील प्रति वर्ग फीट के हिसाब से देश की सबसे महंगी रियल एस्टेट डील बन गई है। लेकिन यह डील उसी गुरुग्राम में हुई जिस पर हर बारिश के बाद ट्रैफिक जाम और वाटर लॉगिंग वाले दाग लगते हैं। यहां उस गुरुग्राम की हकीकत, जो मकान बेचने के मामले में नए नए रिकॉर्ड बनाता चला जा रहा है, लेकिन वहां का सिस्टम लोगों को आज भी बारिश के बाद मुसीबतों से आज़ादी दिलाने के लिए जूझता दिखाई देता है। जहां बारिश के बाद पुलिस को एडवाइजरी जारी करनी पड़ती है कि घरों से बाहर ना निकलें। यह डील इस बात का भी प्रमाण है कि इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे जितना लचर हो, सपने और शौक इसके आगे लोगों की नज़र में कमियां ज़्यादा अहमियत रखती नहीं हैं। अब गुरुग्राम के जाम में रोज़ घंटों फंसने वाले लोग भी मानने लगे हैं कि बुनियादी सुविधाएं पीछे छूट गई हैं और कंक्रीट के आसमान छूते टावर और शीश महल जैसी इमारतें ही तरक्की का पैमाना बन गई। तो अब यही कहा जा सकता है कि ये कमियां दूर करने वाली सुबह कभी तो आएगी।
अब उन लोगों की फिक्र जो उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों में अपनी गाढ़ी कमाई से सपनों का घर खरीदना चाहते हैं। लखनऊ से लेकर गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा तक लोकेशन, कीमत और सुविधाएं देखकर बड़े बड़े बिल्डर्स के पास जाते हैं। बिल्डर अपने लाभ के लिए उनसे कई सारे वादे करते हैं, लेकिन जब खरीदार टोकन मनी देकर और लोन लेकर घर बुक कर लेते हैं तो फिर शुरू होता है उनसे बिल्डरों का मनमानियों वाला सिलसिला। प्रोजेक्ट में देरी, कब्जा मिलने में परेशानी और बिल्डर से जुड़े विवाद जैसी कई सारी दिक्कतें। और इन्हीं सब मामलों पर यूपी रेरा की सालाना रिपोर्ट 2022-23 जो कहती है वो आपको जानना चाहिए। दरअसल यूपी रेरा की सालाना रिपोर्ट 2022-2023 में ऐसे 20 डेवलपर्स और प्रमोटर्स की लिस्ट दी गई है जिनके खिलाफ वित्तीय वर्ष 2022-23 में सबसे ज्यादा शिकायतें दर्ज हुई हैं। इस दौरान यूपी रेरा में रेरा एक्ट की धारा 31 के तहत कुल 6,334 शिकायतें दर्ज की गई हैं। इनमें एनसीआर में 4,877 शिकायतें दर्ज हुई हैं। अकेले गौतम बुद्ध नगर में 3,906 शिकायतें सामने आई हैं, जबकि गाजियाबाद में 979 शिकायतें और नॉन एनसीआर में 1,360 शिकायतें दर्ज हुई हैं, जिसमें राजधानी लखनऊ में ही अकेले 977 शिकायतें दर्ज की गई हैं। इन बिल्डरों के नाम भी आपको बताते हैं। अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिस्ट में सबसे ऊपर है, जिसके खिलाफ 303 शिकायतें दर्ज हैं। यह आंकड़ा लिस्ट में शामिल बाकी सभी 19 कंपनियों से काफ़ी ज़्यादा है। दूसरे नंबर पर मौजूद कंपनी के मुकाबले भी ये लगभग दोगुना है, क्योंकि दूसरे नंबर पर गौर सन्स हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसके खिलाफ रेरा में 146 शिकायतें रिकॉर्ड की गई हैं। फिर तीसरे नंबर पर वेव मेगा सिटी सेंटर प्राइवेट लिमिटेड का नाम आता है, जिसके खिलाफ 143 शिकायतें हैं। इसी तरह 138 शिकायतों के साथ एटीएस रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड चौथे नंबर पर है। पांचवें नंबर पर जयप्रकाश एसोसिएट्स के खिलाफ 133 शिकायतें। छठे नंबर पर गौर सन्स रियल टेक प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ 123 शिकायतें। सातवें नंबर पर WTC नोएडा डेवलपमेंट कंपनी, जिसकी 122 शिकायतें पाई गई। आठवें नंबर पर मेसर्स उत्तम स्टील एंड एसोसिएट्स, 117 शिकायतें। नौवें नंबर पर उपल चड्डा हाईटेक डेवलपर्स का नाम 107 शिकायतों के साथ। 10वें नंबर पर यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, 105 शिकायतें। AR लैंडक्राफ्ट LLP के खिलाफ 100 शिकायतें। प्रतीक रियल्टर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ 98 शिकायतें। रॉयल गोल्फ लिंक सिटी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ 91 शिकायतें। पार्थ इंफ्रा बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ 89 शिकायतें। यूपी आवास विकास परिषद के खिलाफ 82 शिकायतें। राइस प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ 79। सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड के खिलाफ 71। वेब वन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ 70। शाइन सिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ 67 और इंपीरियल स्ट्रक्चर्स लिमिटेड के खिलाफ 63 शिकायतें यूपी रेरा में दर्ज की गई। इस रिपोर्ट को देखने से पता चलता है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा जैसे एनसीआर क्षेत्र के जिलों में होम बायर्स की शिकायतें बाकी राज्यों के मुकाबले कहीं ज्यादा हैं, जो कि इन इलाकों में बिल्डरों की समय पर प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाने की समस्या को दिखाती। ऐसे में अगर आप घर खरीदने का सपना देख रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारी आपको सलाह है कि पहले संबंधित बिल्डर और प्रोजेक्ट की स्थिति यूपी रेरा की वेबसाइट पर जरूर चेक कर लें। वो समय पर घर दे पाने के काबिल है भी या नहीं, इसकी छानबीन जरूर कर लें। और फिक्र में अब अगला अपडेट राम मंदिर पर, जहां ट्रस्ट की तरफ से CEO की नियुक्ति का काम अंतिम दौर में चल रहा है। चढ़ावा चोरी पर मचे हंगामे के बाद कामकाज की निगरानी और देखरेख के लिए CEO पद की सिफारिश की गई थी, लेकिन उससे संत समुदाय की तरफ से बड़ी मांग उठी है। हनुमानगढ़ी के महंत आचार्य मिथिलेश नंदनी शरण ने CEO की नियुक्ति पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि यह जिम्मेदारी रामानंदी परंपरा से जुड़े व्यक्ति को मिले। मंदिर और आश्रम की परंपराओं की समझ रखने वाला व्यक्ति ही CEO बने। आचार्य के मुताबिक मंदिरों को मूल रूप से CEO के माध्यम से नहीं चलाया जाना चाहिए, बल्कि भगवान के प्रति निष्ठावान लोगों के पास ही ये व्यवस्था और अधिकार होने चाहिए। इसीलिए यह पद ऐसे व्यक्ति को मिले जिसका जीवन मठ, मंदिर और आश्रम की परंपराओं में बीता हो, जो धार्मिक परंपराओं, पूजा पद्धति और मंदिर व्यवस्था की गहरी जानकारी रखता हो। ट्रस्ट के CEO को लेकर संत समाज से प्रशासनिक दक्षता के साथ धार्मिक समझ को भी जरूरी बताया गया है। 22 जुलाई की बैठक में आचार्य मिथिलेश नंदनी शरण श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा गठित धार्मिक समिति के सदस्य बनाए गए। इधर दिल्ली में चढ़ावा चोरी के खिलाफ साधु संत, महंत और महामंडलेश्वर ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में किन्नर अखाड़ा भी शामिल हुआ। संतों ने चढ़ावा चोरी की जांच CBI को सौंपने की मांग की। वो PM आवास जाकर ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उनको कनॉट प्लेस के पास ही रोक दिया, जहां वो इकट्ठा हुए थे। वहीं विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी, राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में संसद में चर्चा चाहती है। अखिलेश यादव सरकार पर इसके लिए लगातार दबाव बना रहे हैं और सवाल भी पूछ रहे हैं। मौलिक रूप से तो हम ये देखते हैं कि मंदिरों को CEO के द्वारा चलाया नहीं जाना चाहिए। मंदिर चलाने में उनके पास ही व्यवस्थाओं के अधिकार होने चाहिए
जो भगवाननिष्ठ हैं, जो मंदिरों से निर्मित हुए हैं, जिन्हें आश्रमों में रहने का अवसर मिला है। हमारी मांग है कि चंदा चोरों की जो सीबीआई जांच की जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए इन पर। इस जन्माष्टमी तक इसकी कड़क जांच नहीं होती है, सीबीआई की जांच नहीं होती है, तो संत समाज चंदा चोरों से आस्था बचाओ यात्रा ये हम चित्रकूट से अयोध्या तक निकालेंगे, जिसमें 10,000 से 15,000 साधु संत रहेंगे। हम प्रधानमंत्री को जगाने आए हैं कि राम मंदिर का भूमि पूजन आपने किया, प्राण प्रतिष्ठा आपने किया, ध्वजों की स्थापना किया, चंदा चोरी पर चुप क्यों? अब राज्य सरकार से बड़ी मछलियां पकड़ी नहीं जा रही है, तो सीबीआई जांच हो, उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो, एनएसए लगे, तब तक जेल में रहे जब तक सजा न हो जाए। राम मंदिर के सीईओ पद के लिए अब रामानंदी परंपरा से जुड़े व्यक्ति की मांग उठ रही है। रामानंदी परंपरा का संबंध संत रामानंद से है, जिन्हें उत्तर भारत में राम भक्ति की धारा को व्यापक बनाने वाले प्रमुख संतों में गिना जाता है। मध्यकाल में जब समाज में जाति और ऊंच नीच की दीवारें मजबूत थीं, तब रामानंद ने भक्ति के रास्ते को अलग अलग सामाजिक वर्गों के लिए खोलने पर जोर दिया। इसी वजह से रामानंदी परंपरा में भगवान के प्रति व्यक्तिगत भक्ति, समर्पण और सामाजिक भेदभाव से ऊपर उठने की भावना को खास महत्व दिया जाता है। अयोध्या में इस परंपरा की जड़ें काफ़ी गहरी हैं। यहाँ के कई मठ मंदिर रामानंदी परंपरा से जुड़े हैं और राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान की आराधना में इसकी धार्मिक परंपराओं का प्रभाव दिखाई देता है। यही वजह है कि राम मंदिर के मामले में भी रामानंदी परंपरा का सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है। राम मंदिर ट्रस्ट ने धार्मिक गतिविधियों की देखरेख के लिए बनाई गई समिति को यह जिम्मेदारी भी दी है कि मंदिर में पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान निर्धारित वैदिक रामानंदी परंपरा के मुताबिक हों। ऐसे में संतों का तर्क है कि मंदिर का प्रशासन संभालने वाले सीईओ को भी इस धार्मिक परंपरा और मंदिर की मर्यादाओं की गहरी समझ होनी चाहिए। फिक्र में अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं चीन में भीषण बारिश और तूफान के बाद पैदा हुए हालात की। चीन में कुदरत का ऐसा कहर बरपा है कि समंदर की लहरें सड़क तक पहुंच गई हैं, सड़कें दरिया बन गई हैं, गाड़ियां पानी में फंस गई हैं और तेज हवाओं ने भारी भरकम ट्रक तक को खिलौने की तरह पलट दिया। ये तस्वीरें चीन के झेंजियांग और शंघाई की हैं, जहां टाइफून डॉल्फिन ने तबाही मचा दी है। कहीं तूफानी हवाओं ने ट्रक पलट दिया, कहीं बिजली संयंत्र तक तूफान की चपेट में आ गए और शंघाई में इतनी बारिश हुई कि शहर की सड़कें पानी में डूब गईं। चीन से आई एक एक तस्वीर डराने वाली है। इस वीडियो में झेंजियांग से आए इस वीडियो में देखिए, पूर्वी चीन के इस इलाके में तूफान की रफ्तार इतनी तेज थी कि भारी भरकम ट्रक खड़े खड़े पलट गया। सोचिए, जिस हवा के सामने कई टन वजनी ट्रक नहीं टिक पाया, उस हवा की रफ्तार कितनी खतरनाक रही होगी। अब इस वीडियो को ध्यान से देखिए। टाइफून डॉल्फिन की वजह से समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही थीं। एक परिवार यहां समुद्र तट पर घूमने गया था। वो एक ब्रिज को पार करते हुए वापस लौट रहे थे, तभी एक ऊंची लहर आई जिसने चारों को गिरा दिया। लहर वापस जाने के बाद 3 लोग उठे, लेकिन 9 वर्ष का लड़का समुद्र में बह गया। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि करीब 48 घंटे तक लड़के को खोजने की कोशिश हुई, लेकिन उसका कुछ पता अब तक नहीं चला है। और ये तस्वीरें चीन के शंघाई शहर से आई हैं। शंघाई शहर में चारों तरफ पानी ही पानी है। शहर में 13 वर्ष बाद पहली बार रेड रेन स्टॉर्म अलर्ट जारी किया गया है। सड़कों पर कई कारें पानी में डूब गईं, कई इलाकों में पानी भर गया। इमरजेंसी टीम लगातार पानी निकालने का काम कर रही है। तेज हवाओं और भारी बारिश की वजह से झेंजियांग, फुजियान और शंघाई में 10 लाख से ज्यादा लोगों को अस्थायी रूप से सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करना पड़ा। टाइफून डॉल्फिन पूर्वी चीन के झेंजियांग प्रांत के तट पर 2 बार लैंडफॉल करने के बाद अब दूसरे इलाकों की तरफ बढ़ रहा है। चीन के मौसम विभाग ने 10 राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। आज सुबह ब्लू टाइफून वार्निंग जारी की गई है। इससे कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश, तूफान और तेज हवाओं की संभावना है। इसके साथ ही बीजिंग, तियानजिन, हेबेई, लियाओनिंग, इन तमाम जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। मौसम विशेषज्ञों ने बाढ़ और भूस्खलन जैसे खतरों को लेकर चेतावनी दी है। शंघाई में चांगनिंग डिस्ट्रिक्ट के एक शॉपिंग सेंटर के बाहर मूसलाधार बारिश से भारी जल भराव हो गया। यहाँ आप देख पाएंगे पानी सीढ़ियों से झरने की तरह नीचे गिर रहा है और पूरा इलाका जलमग्न दिख रहा है। तूफान डॉल्फिन के साथ आई भारी बारिश ने शहर के कई हिस्सों को प्रभावित किया है। शंघाई के आसपास करीब 151 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाएं चली। कुछ इलाकों में 24 घंटे में करीब 400 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज हुई। शंघाई के 2 प्रमुख एयरपोर्ट से करीब 943 उड़ानें रद्द हुई। झेंजियांग में 9 लाख लोगों को दूसरे ठिकानों पर शिफ्ट किया गया। शंघाई में भी 2 लाख लोगों को जोखिम वाले इलाकों से हटाया गया। ये चीन के पूर्वी तट पर कुदरत के कहर का वो असर था जिसने कुछ ही घंटों में जिंदगी की रफ्तार रोक दी। डॉल्फिन अब कमजोर हो चुका है, लेकिन बारिश और बाढ़ का खतरा अभी बना हुआ है। अब खाड़ी की तरफ चलिए और वहां ट्रंप के संभावित सरेंडर वाली फाइल अब खोली जाए। अमेरिका ने ईरान पर जब हमला किया था तो राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़े बड़े दावे किए थे। ईरान में सत्ता परिवर्तन से लेकर सख्त परमाणु डील कराने तक का दम भरा था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। साथ ही
अब तेवर भी बदल गए हैं। लंबी जंग, मिड टर्म इलेक्शन में हार का डर और हथियारों की कमी ने उनको बैकफुट पर ला दिया है। रिपोर्ट है कि उन्हें ईरान से न तो परमाणु डील चाहिए और न ही वहां सत्ता का परिवर्तन। अब ये दोनों ही नहीं चाहिए। ट्रंप अब सिर्फ होर्मुज खोलने के बदले ईरान के साथ युद्ध खत्म कर सकते हैं। ट्रंप ने अपने सीनियर ऑफिसर से कहा है कि अगर ईरान होर्मुज स्ट्रेट खोल दे तो युद्ध रोक दिया जाए। इसको लेकर वॉल स्ट्रीट जर्नल ने पूरी रिपोर्ट छापी है, जिसके मुताबिक डील के लिए ट्रंप की डिमांड कम हो रही है, तो वहीं ईरान की डिमांड लिस्ट अब बढ़ती जा रही है। ट्रंप चाहते हैं कि होर्मुज स्ट्रेट को खोला जाए, जबकि ईरान की मांग है कि लेबनान समेत सभी मोर्चों पर फौरन युद्ध रुके। इसके अलावा अमेरिका ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी भी फौरन हटाए। ईरान ने अपनी लिस्ट में यह भी शामिल किया है कि अमेरिकी सेना पश्चिम एशिया से हमेशा के लिए बोरिया बिस्तरा बांध ले। इसके अलावा ईरान ने युद्ध के दौरान हुए नुकसान के लिए अरबों रुपयों का मुआवजा भी मांगा है। ट्रंप का जोर ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर समझौता कराने पर था, लेकिन जंग लंबी खिंचने के बाद उनका फोकस बदल चुका है। ट्रंप अपने लिए एक एग्जिट रूट देख रहे हैं और यही वजह है कि उन्होंने नेतन्याहू से भी जंग के मैदान से पीछे हटने के लिए कहा है। हालांकि यह सुझाव नेतन्याहू को पसंद नहीं आया। उन्होंने हमले जारी रखने का ऐलान किया है। कुल मिलाकर ट्रंप का यह यू टर्न अमेरिका की साख के लिए एक संकट है। ट्रंप की इस बेचैनी को ईरान भी भांप रहा है, इसीलिए ट्रंप पर खूब कटाक्ष हो रहे हैं। एक्सपर्ट्स ट्रंप के बैकफुट पर जाने के लिए अमेरिका में होने वाले मिड टर्म इलेक्शन को सबसे बड़ी वजह मान रहे हैं, जो कि उनका सबसे बड़ा राजनीतिक इम्तिहान है। ये चुनाव नवंबर में होने हैं, लेकिन इप्सॉस AAPI के सर्वे के मुताबिक चुनाव में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के हारने की संभावना अब 65% तक बढ़ गई है। फिक्र में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं पेंटागन की उन वीडियो फाइल्स की, जिसने दूसरी दुनिया के लोगों को लेकर बहस तेज कर दी है। पेंटागन ने ऐसी 41 नई फाइलें सार्वजनिक की हैं, जिनमें आसमान में दिखाई दी ऐसी चीज़ों का जिक्र है जिनकी पहचान अब तक नहीं हो पाई है। इसमें वीडियोस हैं, तस्वीरें हैं, दस्तावेज हैं। कहीं आसमान में तेज़ी से दौड़ता हुआ एक रहस्यमयी गोला है, कहीं एक काली गोलाकार चीज़ कुछ पल के लिए जो दिखती है फिर गायब होती है और फिर नज़र आती है, तो कहीं पायलट दावा करता है कि अटलांटिक के ऊपर उड़ान के दौरान उसने एक ऐसी रहस्यमयी रोशनी देखी जिसे वो इसके पहले भी कई बार देख चुका है। और इन 41 रिकॉर्ड्स ने एक बार फिर आसमान में दिखाई देने वाली अनजान चीज़ों को लेकर बहस तेज कर दी है। क्या दूसरी दुनिया के लोग पृथ्वी पर आते हैं? इस वीडियो को ध्यान से देखिए, यहाँ जो इस वक्त आपके सामने। अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड ने इसे जारी किया है। वर्ष 2025 में पश्चिम एशिया में एक अजीबोगरीब चीज़ को दिखाया गया है। ये वीडियो अमेरिकी सैन्य विमान के कैमरे से लिया गया है। वीडियो में ऊपर से शहर और रेगिस्तान का नज़ारा है। इस बीच एक छोटी सी अनजान चीज़ को फॉलो किया जा रहा है। यूएस फोर्स को आज तक समझ नहीं आया कि आसमान में डॉट की तरह उड़ान भरने वाली ये चीज़ थी क्या। इस वीडियो में भी आपको स्क्रीन पर 2 काले डॉट दिखाई देंगे। यहाँ देखिए, आपकी सुविधा के लिए हमने उसको लाल दायरे में कैद भी किया है। ये वीडियो इसी वर्ष पश्चिमी अमेरिका में रिकॉर्ड किया गया। लंबे समय तक अमेरिकी अधिकारी को ये पता करने की कोशिश में लगे देखा गया कि आखिर ये 2 डॉट्स हैं क्या, लेकिन अब तक इसका पता नहीं चल पाया है। अब एक और वीडियो, इसमें भी एक सफ़ेद डॉट तेज़ी से इधर उधर हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसे मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्ड किया गया है। इसे भी UFO के तौर पर लिस्ट किया गया है। इस वीडियो में भी काले रंग का एक डॉट तेज़ी से मूव करता हुआ आपको दिखाई देगा, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि आगे जाकर ये डॉट अचानक गायब हो जाता है। जांच एजेंसियों ने कई एंगल से इस वीडियो की पड़ताल की है, लेकिन ये पता नहीं चल पाया कि आखिर आसमान में दिखने वाली ये अजीब सी चीज़ है क्या। अमेरिका की तरफ से जारी की गई फाइल्स में वीडियो, तस्वीरें, PDF दस्तावेज शामिल हैं। अब देखिए कि आखिर पेंटागन के जारी किए गए वीडियोज़ में क्या क्या है। इसमें पश्चिम एशिया के आसमान में अजीबोगरीब चीज़ दिखी। ओमान की खाड़ी के ऊपर गहरे रंग का गोलाकार ऑब्जेक्ट दिखा। ऑब्जेक्ट का आकार करीब 4 फीट का बताया गया है। और इस तरीके से ये अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स अभी भी अमेरिका समेत पूरी दुनिया के लिए रहस्य बने हुए हैं।